अध्यक्ष मंडल के साथियों और डेलीगेट कॉमरेड्स और साथियों, दिल्ली राज्य कमेटी के ये 17वां सम्मेलन को उद्घाटन करते हुए मैं आप सभी डेलीगेट साथियों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी पार्टी की 24वीं पार्टी कांग्रेस अप्रैल के पहले हफ्ते में मदुरई शहर में तमिलनाडु में होने वाला है और इसी पार्टी कांग्रेस के तैयारी में हम अपने पार्टी सम्मेलनों की प्रक्रिया शुरू किया है। अभी पूरे देश में पार्टी ब्रांच के स्तर से लोकल कमेटियां, जिला कमेटियां और राज्य कमेटियों तक सम्मेलनों का प्रक्रिया भी आरंभ हो चुका है और आप सब साथी जानते हैं कि हमारे पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी कांग्रेस हमारे सबसे उच्चतम बॉडी है। पार्टी कांग्रेस हमारी पार्टी की राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन तय करती है और पार्टी कांग्रेस हमारी पार्टी के संगठन और सिद्धांत के जो भी मसले हैं उसके बारे में भी जरूरत है तो विचार विमर्श करके फैसला कर सकती है और हमारी पार्टी के जनवादी केंद्रता के सिद्धांत के आधार पर नीचे से ऊपर तक अभी हमारी पार्टी सम्मेलनों में हम अपने पार्टी के कमेटियों के चुनाव भी करते हैं और पार्टी कांग्रेस के डेलीगेट्स को भी चुनते हैं। ये हमारी पार्टी का जनवादी तरीका है और पार्टी के अंदर सम्मेलनों में पार्टी के काम धाम के बारे में, पार्टी के नीति के बारे में वगैरह खुल के बहस करने के बाद हम आगे के लिए अपना कार्यक्रम तय करते हैं। इस बार हमारे पार्टी कांग्रेस के तैयारी के समय हम एक असाधारण स्थिति में हैं। हमारे पार्टी के इतिहास में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में पहले बार हमारे पार्टी के केंद्र कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हमारे पास मौजूद नहीं है। अभी ये कभी पहले हुआ नहीं है, लेकिन पार्टी कांग्रेस की तैयारी के लिए जो हमने फैसले लिए थे जून महीने में केंद्र कमेटी में, और हमने अपने पार्टी कांग्रेस के लिए काम की जो कार्यक्रम तय किया था, उसके लिए टाइम टेबल बनाया था, उस सब में कॉमरेड सीताराम येचुरी हमारे साथ थे फैसले लेने में। और क्योंकि हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, पार्टी के केंद्र कमेटी, पार्टी के पॉलिट ब्यूरो, हम ये तैयारी करने में हमें बहुत जो अभाव महसूस हो रहा है हमारी पार्टी जनरल सेक्रेटरी के नामौजूदगी में, फिर भी हमारे पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, काम की शैली है, सामूहिक काम करने का, उससे हमें पूरा विश्वास है कि हम पार्टी कांग्रेस को और पार्टी कांग्रेस के जो कुछ हम राजनीतिक और संगठनात्मक अभी तैयारियां कर रहे हैं उसको सफलतापूर्वक हम कर पाएंगे।
और कॉमरेड सीताराम येचुरी के लिए यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस पार्टी कांग्रेस में, जैसे आप साथी जानते हैं, पार्टी राज्य कॉन्फ्रेंसेस में, राज्य सम्मेलनों में हम अपने राज्य के स्तर पर पिछले 3 साल से पिछले 3 साल से हमने जो कुछ काम किया है, हमारी पिछली राज्य कॉन्फ्रेंस में जो हमने फैसला लिया था उसको किस तरह पूरा किया है, पार्टी के अखिल भारतीय पैमाने पर हमारी जो कार्यनीतिक लाइन है, राजनीतिक लाइन है, उसको कैसे अमल में ले आया है, हमारे संगठन में हमने जो कार्य तय किया था उसको किस हद तक हम पूरा कर पाए हैं, इसका पूरा मूल्यांकन हम करते हैं। और पार्टी के राजनीतिक और संगठनात्मक काम को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे के लिए कार्य और फैसला तय करते हैं। इसके अलावा पार्टी कांग्रेस में जो हमें राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन तय करना है, हमारी पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन, उसके लिए भी हमारी पार्टी संविधान के अनुसार केंद्र कमेटी एक राजनीतिक प्रस्ताव का मसौदा तय करके उस मसौदे को 2 महीने पहले, पार्टी कांग्रेस के 2 महीने पहले पूरी पार्टी में हम भेजते हैं, वितरित करते हैं बहस के लिए, पार्टी के अंदरूनी बहस के लिए। और उस मसौदे पर, ड्राफ्ट पर बहस के बाद जो कुछ सुझाव वगैरह आती है उसको हम फिर पार्टी कांग्रेस में फाइनल करते हैं। तो पार्टी के राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन तय करने में पूरी पार्टी की हिस्सेदारी है, पार्टिसिपेशन है। और हम इसके लिए ये काम तो हम करेंगे ज़्यादातर पार्टी कॉन्फ्रेंसेस खत्म होने के बाद। तो हमारे पार्टी इकाइयों में, पार्टी यूनिट्स में ये बहस हम चलाएंगे। और इस बार कॉमरेड सीताराम जब थे, हमने डिस्कस किया था कि पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव के ड्राफ्ट पर बहस करने के पहले पिछले 3 साल की जो हमारी कार्यनीतिक लाइन रहा है, जो हमने 23वीं कांग्रेस में कन्नूर में जो हमने टैक्टिकल लाइन तय किया था, उसको किस तरह हमने अमल किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का कुछ मूल्यांकन होना चाहिए। उस टैक्टिकल लाइन क्या हमारे लिए सही रहा है, उसको सही तरीके से हमने लागू किया है, इस पर बहस करके उसी के आधार पर, उस समीक्षा के आधार पर हमें अपने आगे का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तय करना चाहिए। तो इस बार केंद्र कमेटी इस रिव्यू रिपोर्ट पर बहस करके उसको तय कर लिया है। और उसको आपके, जब हम राजनीतिक प्रस्ताव पर अभी हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को हम पार्टी में बहस के लिए भेजेंगे, ताकि पार्टी सदस्यों के लिए, पार्टी इकाइयों के लिए पहले हम किस तरह इस पर रिव्यू किया है, उससे क्या निर्णय पर पहुंचा है, और उसके आधार पर आगे का जो कार्यनीति है उसको हम कैसे तय किए हैं, उसके लिए फाउंडेशन होगा, आधार होगा, जिससे पार्टी में बेहतर समझ होगी कि किस तरह हमें आगे के लिए हमारी कार्यनीतिक लाइन को तय करना है। तो इस बार पहली बार हमारी पार्टी में सिर्फ राजनीतिक प्रस्ताव का ड्राफ्ट ही नहीं डिस्कशन के लिए हम भेजेंगे, उस प्रस्ताव को किस तरह हम
फाइनल किया है उसके लिए रिव्यू क्या था, पिछले 3 साल के राजनीतिक लाइन के इम्प्लीमेंटेशन का, वो रिव्यू रिपोर्ट को साथ साथ भेजेंगे। दोनों को पार्टी में बहस करने के लिए हम समय देंगे। उससे हम समझते हैं कि बेहतर तरीके से हम अपने आगे के लिए कार्यनीतिक लाइन, हमारे पॉलिटिकल लाइन को हम पेश कर सकते हैं। तो ये अभी अगले 4 महीने में पार्टी कांग्रेस तक हमें सबको इस काम में व्यस्त रहना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के लिए ये एक निर्णायक मोड़ है। हमारे देश में पिछले 1 दशक से जिस तरह दक्षिणपंथी ताकतों का एडवांस हुआ है, किस तरह उनका कंसोलिडेशन हुआ है, जिस तरह हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठजोड़ जो है वो मजबूत हुआ है, उसके खिलाफ हमारे संघर्ष में और आगे भविष्य में हम किस तरह इस हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठजोड़ के खिलाफ संघर्ष करके उसको एक अलग थलग कर सकते हैं और हरा सकते हैं, उसके लिए पार्टी के लिए एक सही राजनीतिक लाइन और पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण इस बार हम तय कर पाएंगे, जिससे पार्टी के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुलेगा। तो ये पार्टी कांग्रेस हमारे लिए इस नजरिए से बहुत महत्व रखता है। मैं पहले आज हमारे देश के सामने जो राजनीतिक हालात है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आज अभी 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, अभी गिनती हो रही है। और अभी तक जो रिपोर्ट है उससे लगता है कि महाराष्ट्र में एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ भारी बहुमत से जीतने वाला है। और झारखंड में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है। लेकिन यही दिखाता है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया 18वें लोकसभा चुनाव में, उसको सही तरीके से आंकने की जरूरत है। अभी आगे के लिए जब हम अपनी राजनीतिक हमारी टैक्टिक्स और लाइन हम तय करेंगे, तो हमारे लिए ये बेंचमार्क है कि 18वें लोकसभा के बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, लोकसभा के बाद किस तरह की सरकार बनी है और इस सरकार का क्या डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, और इस शासक पार्टी और उनके गठबंधन के खिलाफ जो ताकतें हैं, फोर्सेस है, उसकी पोजीशन क्या है। और आगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और ये हिंदुत्व और कॉर्पोरेट गठजोड़ के खिलाफ संघर्ष करने में हमें क्या टैक्टिक्स अपनाना है, किस तरह के संयुक्त हमें कार्रवाइयाँ करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी जो है, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्वतंत्र ताकत और शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पिछले पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में हमने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को अलग थलग करना और हराना हमारा प्रमुख काम है या कार्य है। और उसके लिए ये जरूरी है कि हमारी पार्टी की स्वतंत्र जो ताकत है और वामपंथ की जो ताकत है उसको बढ़ाना अति आवश्यक है। लेकिन पिछले 3 साल के अनुभव से जब हम लोकसभा चुनाव के परिणाम को भी हम
मूल्यांकन करते हैं तो उसमें ये साफ दिखता है कि थोड़ी बहुत कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को पर रुकावट डालने में हम सफल रहे। उनको कुछ सेटबैक पहुंचा है इस चुनाव के परिणाम से, इसलिए कि पिछले 2 चुनाव में उनको अपने आप बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार वो बहुमत नष्ट हो गया और उनको अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मिलके ही लोकसभा में बहुमत है। इसके बारे में उस समय इस परिणाम आने के बाद बहुत से लोगों में ये एक भ्रम फैला गया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की एक समझ से हार हुई है और उसके कारण वो कमजोर हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पहले 1 दशक में 10 साल में जो कुछ कर पाए वो अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास लोकसभा में अभी उस तरह के बहुमत नहीं है और उनका जो कोएलिशन है उसमें जेडीयू और टीडीपी, तेलुगु देशम, इनके साथ मिलके ही उनको अभी बहुमत है। लेकिन ये सिर्फ चुनावी गणित का सवाल नहीं है, इलेक्टोरल अरिथमेटिक, कि उनको 272 सीट मिलना था मेजॉरिटी के लिए, लेकिन 240 मिला तो उसे वो हार गए चुनाव। इस तरह देखना ठीक नहीं है। हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव के समीक्षा करते हुए ये बात कही थी कि चुनाव परिणाम से भाजपा को कुछ धक्का पहुंचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आज की जो उनकी ताकत है, पिछले चुनाव में और अभी के चुनाव में उनके वोटिंग परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1% का कम पड़ा है उनका। बीजेपी के 2019 के लोकसभा चुनाव के जो वोटिंग परसेंटेज है, प्रतिशत है, और अभी में सिर्फ 1% कम है उनका। इसका मतलब अभी भी भाजपा और आरएसएस का जो हिंदुत्व का जो ब्लॉक वोट है, जो हिंदुत्व के आधार पर उन्होंने जनता में ये चेतना पैदा किया है और उनकी जो वैचारिक असर है उससे उनको एक कंसोलिडेटेड वोट अभी भी है और उसी के आधार पर वो दोबारा प्रयास करेंगे अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे ले जाने के लिए। और उसके साथ साथ क्योंकि ये हिंदुत्व कॉरपोरेट गठजोड़ है, जो नव उदारवादी नीतियां हैं, जो प्रो कॉरपोरेट नीतियां हैं, उसको भी आगे चलाएंगे, उसमें कमी नहीं रहेगी। और तीसरी बात ये भी हमें ध्यान रखना है कि पिछले 1 दशक में उन्होंने जो अपने एकाधिकार कायम करने के लिए, अथॉरिटेरियन जो राज कायम करने के लिए कदम उठाए हैं, जनवादी अधिकारों पर हमला किया है, केंद्र जो एजेंसियां हैं उनके हाथ में उसका दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाने की कोशिश की है, जो काले कानून है उसको इस्तेमाल करके लोगों को जेल में डाला है, हर तरह के जो डिसेंट है, जो विरोध करते हैं उनको, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो पार्टी में राजनीतिक पार्टियों के लोग हो, दूसरे कोई भी तरह के लोग हो, उन सबको दबाने के लिए कोशिश किया है। और जिस तरह आरएसएस जो हमारे देश के जो कुछ संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनमें सब में घुसपैठ करके, इन्फिल्ट्रेट करके
उसके चरित्र को बदलने के लिए प्रयास किया है, ये सब करने वाले हैं। एक कोएलिशन में रह के ये समझना कि अभी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएंगे या नव उदारवादी नीतियों के रास्ते पर नहीं चलेंगे या तानाशाही जो निज़ाम कायम करने के लिए वो प्रयास कर रहे थे उसको छोड़ देंगे, ये गलत होगा। इसके लिए उनके पास अभी भी काफ़ी ताकत है और सरकार में रहते हुए आरएसएस को अभी भी पूरा अवसर मिलता है, पूरी मौका है ये सब संस्थाओं में अपने लोगों को घुसपैठ करके हमारे संविधान में जो सेक्युलर और जनतांत्रिक जो कुछ सिद्धांत है उस सब को तहस नहस करने के लिए उनको अभी भी मौका मिलेगा। ये चेतावनी हमने इस पार्टी के चुनाव के रिव्यू में कहा था और हमने उसका चुनाव के बाद अभी 6 महीने हो चुका है। तीसरी मोदी सरकार के बनने के बाद इस पिछले 6 महीने में इन सब मुद्दों पर आप देखें, चुनाव से ये निष्कर्ष निकालना कि भाजपा के खिलाफ, भाजपा के और आरएसएस के हिंदुत्व के जो एजेंडे के खिलाफ लोग उसको रिजेक्ट किया है, वो कहना सिंप्लीफाइड होगा, क्योंकि इस पिछले 6 महीने में चुनाव खत्म होते ही उन्होंने क्या किया, भाजपा शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात वगैरह, इन उत्तराखंड, इन सब प्रदेशों में चुनाव परिणाम आते ही अगले दिन से वहां उन्होंने अपना सांप्रदायिक एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमला तेज हुआ। उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में उन्होंने कानून ले आए ने टारगेटिंग माइनॉरिटीज। तो इन्होंने देखा कि हमें और अपने सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वही बेसिस है मेन, पहला अपने जन आधार को कायम रखने के लिए, उनके बेस को कायम रखने के लिए। तो उसमें कोई कमी नहीं रही है, उसको पर आगे बढ़ा है। और अभी जो इस चुनाव में महाराष्ट्र में भी और झारखंड में अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा उन्होंने सांप्रदायिक प्रचार किया है। नरेंद्र मोदी से लेके नीचे सब कार्यकर्ता, झारखंड में हो तो वहां पूरा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ, कि झारखंड का डेमोग्राफी ही चेंज हो रहा है ये घुसपैठियों के कारण, यही मेन एजेंडा था। और आदिवासियों को बहुत नुकसान होने वाला है ये घुसपैठियों के कारण। और महाराष्ट्र में भी पूरा जो है सांप्रदायिक प्रचार चलाया है। तो ये आरएसएस का चरित्र बदलने वाला नहीं है। आरएसएस का जो फांसीवादी विचारधारा है उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार आगे काम करेगी। तो उसके खिलाफ लड़ने का, उसके कम्युनल जो सांप्रदायिक जो एजेंडा है और हिंदुत्व के जो वैचारिक जो असर है जनता में, उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये सवाल अभी भी बहुत प्रासंगिक है। दूसरा, ये जो 10 साल में मोदी सरकार ने खुल्लम खुल्ला जिस तरह हमारे देश के बड़े पूंजीपतियों के फायदे के लिए, उनके मुनाफा को बढ़ाने के लिए, उनके जो
नेचुरल रिसोर्सेस पर कब्जा करने के लिए सब चीज़ों में उन्होंने सांठगांठ किया है, उसको मदद किया है, वो रास्ता वो छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि ये 10 साल का अनुभव क्या है मोदी सरकार की, कि ये हिंदुत्व और कॉरपोरेट का अलायंस जो है, गठजोड़ है, वही उनके लिए बहुत ताकत है। क्योंकि हमारे देश के जो इजारेदार पूंजी है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और वो भी नहीं, इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुत्व के विचारधारा को भी मान लिया है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे देश के बड़े पूंजीपति अभी समझते हैं कि आरएसएस और बीजेपी का हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो बेसिकली प्रो कैपिटलिस्ट है, कभी भी पूंजीपति या पूंजीवाद के खिलाफ नहीं रहा है। और दूसरा, यही विचारधारा के आधार पर इसी सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण वो ले आएंगे, डिवीजन ले आएंगे, उसी से हम हमारे देश के वर्किंग क्लास और वर्किंग पीपल को हम कमजोर रख पाएंगे। तो हमारे वर्गीय हित में है ये हिंदुत्व के आइडियोलॉजी। तो आप देखेंगे इस 10 साल में जो सबसे समझा जाता था सेक्युलर बड़े पूंजीपति थे। अभी कुछ हफ्ते पहले रतन टाटा का मौत हुआ था, देहांत। तो रतन टाटा 2016 में, टाटाज वर कंसिडर्ड द मोस्ट सेक्युलर बिजनेस हाउस इन द कंट्री। 2016 में नागपुर गए, नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर्स में गए, डॉक्टर हेडगेवार के समाधि में जाके प्रणाम करके फिर भगवत जी से मिले, और उसके बाद बहुत से आरएसएस फंक्शंस में रतन टाटा जाते थे। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अंबानी और अदानी के है ये सरकार, ये सही नहीं है। हमारे देश के ज़्यादातर बड़े कॉरपोरेट्स को बहुत फायदा मिला है बीजेपी के सरकार के कारण, समर्थन से। वो पूरे बिग बुर्जुआजी एज अ क्लास, एज अ स्ट्रैटा इनके साथ है। ये नहीं कि सिर्फ अदानी और अंबानी। टाटा का एसेट्स कितना बड़ा है इस पिछले 10 साल में, आप देखेंगे तो वो अंबानी और उसके से प्रोपोर्शनेट कम नहीं है, वो बहुत बेनिफिट किया है। तो ये नव उदारवादी नीतियाँ जो पिछले 10 साल में हमारे देश के जनता और मेहनत, खास तौर पर मेहनतकश जनता को और उस पर और शोषण बढ़ा है, उसके कारण उनके जो आजीविका है उसके लिए खतरा पैदा हुआ है। चाहे वो गरीब किसान हो, ग्रामीण इलाके के जो गरीब हो या शहरी गरीब हो, इन सब के लिए महंगाई, बेरोजगारी और जो वर्गीय तौर पर और सामाजिक तौर पर शोषण बढ़ा है, वो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए कोई अभी रीथिंकिंग नहीं होने वाला है। क्योंकि उनको पता है कि चुनाव के टाइम में जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनको उतना पैसा मिलता है कॉर्पोरेट से चुनाव में खर्च करने के लिए। अभी परसों अमेरिका में अमेरिका के कोर्ट में उन्होंने पेश करके कहा है कि अदानी की एक कंपनी, एक कॉन्ट्रैक्ट जो उनका है यहाँ सोलर पावर के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को टू मेक इट रियलाइजेबल, उसके लिए 2000 करोड़ से ऊपर रिश्वत दिए हैं।
तो ये उनके लिए कुछ नहीं है 2000 करोड़ रुपया रिश्वत देना। 4 राज्य सरकारों के अफसरों को दिया है और केंद्र के जो सोलर कॉरपोरेशन के अफसरों को, और उसमें अफसरों के माने अप टू द चीफ मिनिस्टर, इन मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर, तो उनके लिए 2000 करोड़ कुछ नहीं। तो ये गठजोड़ जो है यही ताकत देती है इस मोदी सरकार के लिए। और तीसरा जो हमें समझने की जरूरत है कि ये जो अथॉरिटेरियनिज्म जो हम कहते हैं, एकाधिकार जो का राज कायम कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो फार राइट फोर्सेस, जो अति दक्षिणपंथी ताकतें हैं, उनका जो एडवांस हो रहा है सब जगह प्रसार, जो उनकी सरकारें बनती है, वो सब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स है। हमारे तुर्की में जाइए, टर्की में अभी 15 साल से 16 साल से वहाँ अर्दवान की सरकार है। हर चुनाव वो जीतते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के साथ साथ वहाँ डेमोक्रेसी पर भी हमला करता है, ऑपोजिशन को भी दबा के रखते हैं और फिर चुनाव जीतते हैं। चुनाव करने के लिए उनको जरूरत, वो समझते हैं, और लेजिटिमेसी मिलता है अपने अथॉरिटेरियनिज्म के लिए। चुनाव उसके लिए एक तरीका बनता है अपने और अथॉरिटेरियनिज्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इस डेमोक्रेसी में। उन पर हर तरह की पाबंदियां लगाते हैं। और जैसे हमारे देश में जो सब तमाम हमारे नॉन लेफ्ट ऑपोजिशन पार्टियां हैं, सेक्युलर ऑपोजिशन पार्टियां, उनके खिलाफ हमेशा करप्शन का कोई ना कोई आरोप लगा के उनको जेल में बंद कर सकते हैं। तो ये जो तानाशाही ढांचा बन चुका है, उसमें कोई कमी आने वाला नहीं है। और चौथी बात यह है, हमारे ये जो हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठजोड़ है, वो हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठजोड़ का साम्राज्यवाद से भी सांठ-गांठ है। वही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है जो हमारे देश में बड़े पैमाने पर अभी हमारे देश के बड़े पूंजीपति और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी है, उसके साथ उनका पूरा इंटीग्रेशन हुआ है। तो ये मोदी सरकार, आरएसएस और ये कॉर्पोरेट्स का जो गठजोड़ है, उनका नेचुरल एलाई है इंपीरियलिज्म, क्योंकि उनके साथ उनका क्लोज लिंक्स है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और बड़े पैमाने पर मोदी सरकार इंपीरियलिस्ट कैंप में रहेंगे और उनके साथ रणनीतिक और अपने जो गठबंधन है या गठजोड़ है उसको और मजबूत करेंगे। अभी अमेरिका में नया राष्ट्रपति आने वाला है जनवरी में, डोनाल्ड ट्रंप। और सब जानते हैं पहले से ट्रंप और मोदी की दोस्ती है। दोनों समझते हैं, दोनों की जो विचार है, दोनों की अप्रोच है, वो एक समान है। तो और भी अमेरिका के साथ गठबंधन या रणनीतिक जो गठजोड़ है और मजबूत होने वाला है ट्रंप के आने के बाद। तो ये परिस्थितियां हैं अभी हमारे देश में कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमारे देश के प्रमुख राजनीतिक ताकत है, डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है आज। और ये बात को हमें समझना है कि ये सिर्फ राजनीतिक कोई दांवपेच से टैक्टिक से वो डोमिनेंट बने हैं। उनका वो पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है, राजनीतिक उनका प्रभुत्व जो कायम हुआ है, उसके साथ साथ उनका वैचारिक प्रभुत्व भी कायम हो रहा है। और उसका मतलब क्या है? हमारे देश के सब्सटैंशियल
सेक्शंस ऑफ पीपल इन डिफरेंट सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, खास तौर पर उत्तर भारत और पश्चिमी भारत के एक बड़ा हिस्सा जनता अभी हिंदुत्व को मानते हैं। वो कॉन्शियसनेस उनका ये है, चाहे वो 30% हो, 35% हो, जो भी हो, इट्स सब्सटैंशियल सेक्शन। तो ये समझ के हमें अपने राजनीतिक और हमारे वैचारिक और संगठनात्मक कार्रवाइयों को तय करना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी जो ये बात स्पष्ट हो गया है, लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं इस 6 महीने के अंदर। उसमें हरियाणा तो जीत गए, जम्मू एंड कश्मीर में उनके लिए स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जम्मू में जहां वो मजबूत है वो वहीं उसको स्वीप कर दिया। और महाराष्ट्र का चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारे देश के सबसे विकसित पूंजीवादी प्रदेश है, द मोस्ट डेवलप्ड कैपिटलिस्ट स्टेट। यही पूंजी का केंद्र है, बड़े पूंजी का, और उसको कैप्चर करेंगे इस बार। और इसमें जो आंकड़े आ रहे हैं, बीजेपी ही सबसे ज़्यादा गेन किया है उनके दूसरे पार्टनर से, तो हो सकता है उनके ही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो उनका स्ट्राइकिंग पावर अभी भी है, ये समझना जरूरी है। और विपक्ष में जो कुछ पार्टियां हैं उनके बारे में हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टियों के बारे में पूरी तरह हमें जानकारी है। उनका क्या चरित्र है, उसका अनुभव क्या है, उनके साथ काम करने का, वो सब हमारे पास है। तो उनका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट सब हम जानते हैं। तो उसमें सवाल क्या उठता है, इस बार हम इस पार्टी कांग्रेस में हम इसी को हमारे केंद्र बिंदु बना रहे हैं कि हमारी पार्टी का अभी कोई बढ़त नहीं हुआ है। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम भी क्या दिखाता है कि बीजेपी को थोड़ा नुकसान हुआ और विपक्ष में कांग्रेस और कुछ रीजनल पार्टीज कुछ गेन किया चुनावी इलेक्टोरल टर्म्स, समाजवादी पार्टी, डीएमके वगैरह। लेकिन सीपीएम और लेफ्ट को कोई गेन नहीं है। हम पहले कमजोर हो चुके थे और वही पोजीशन में है। तो पार्टी के इंडिपेंडेंट ग्रोथ, स्वतंत्र जो ताकत है, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। और जैसे हमने पिछली पार्टी कांग्रेस के राजनीतिक लाइन में कहा था, एक तरफ बीजेपी को अलग थलग करो और हराओ, और उसके लिए जरूरी है कि हम सीपीएम और लेफ्ट की ताकत को बढ़ाएं। लेकिन सीपीएम और लेफ्ट की ताकत नहीं बढ़ी, इसीलिए इन रियल टर्म्स, असली टर्म्स में बीजेपी का सेटबैक सिर्फ एक माइनर इलेक्टोरल सेटबैक रहा है। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल कॉरलेशन ऑफ फोर्सेस, जो ताकतों का संतुलन है, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। अभी भी बीजेपी, आरएसएस इज द डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग फोर्स इन आवर कंट्री। और सीपीएम और लेफ्ट नहीं बढ़ेगी तो द रियल फाइट, जो असली लड़ाई है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर ये सब दूसरी जो सेक्युलर पार्टियां हैं, पूंजीवादी पार्टियां हैं, वो खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, या लड़ने के लिए जानते भी नहीं किस तरह। और हिंदुत्व के ऑफेंसिव को मीट करने के लिए हम कांग्रेस के भी देखा है, ढूलमूलपन आता है और कभी कभी समझौतेवादी रुख अपनाते हैं। और बाकी जितने भी ये रीजनल पार्टी, ज़्यादातर एक आध को छोड़ के वैचारिक स्तर पर हिंदुत्व को
का मुकाबला करने के लिए वो उस पोजीशन में नहीं है। ये सच्चाई को समझते हुए हमें आत्म आलोचनात्मक तरीके से देखना है कि हम कहते हैं हमारा सबसे दृढ़ ये है, वैचारिक स्तर पर हम सबसे दृढ़ता से इनके खिलाफ लड़ना वाले ताकत है, क्योंकि हिंदुत्व का जो विचारधारा के खिलाफ सिर्फ हम जो मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट है, लेफ्ट है, वो ही लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक वी हैव नॉट शोन दिस, प्रूव्ड इट ऑन द ग्राउंड कि हम बीजेपी के ऑफेंसिव को मीट करना और जनता के बीच में उनको एक्सपोज करना, ये इसके विचारधारा किस तरह से विघटनकारी है, प्रतिक्रियावादी है, ये जनता के बीच में हम अभी तक अगर बूर्जोआ पार्टी नहीं कर पा रहे तो हम भी कहाँ कर पाए। हम तो इसके बारे में कहते हैं, लिखते हैं वगैरह, लेकिन अभी हमारी इसमें बड़ी कमी है। तो इस पर हमें देखना है कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदुत्व कॉर्पोरेट गठजोड़ के खिलाफ जो संघर्ष है, लड़ाई है, वो चुनावी मैदान में ही हम लड़के सफल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे देश की मेहनतकश जनता, जो हमारे देश के गरीब किसान है, हमारे देश के मजदूर है, हमारे देश के आदिवासी और दलित और जो सबसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए ताकते हैं, सेक्शंस है, उनके बीच में संघर्ष करने से ही उनको लामबंद करे और हमारे क्लास और मास स्ट्रगल्स को डेवलप करें। जन संघर्ष और वर्ग संघर्ष को हम विकसित करें, बढ़ाएं, तो वो बेसिस बनेगा इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ना। क्योंकि एक तो मैंने कहा हिंदुत्व और आरएसएस का वर्ग चरित्र समझ के हिंदुत्व और कॉर्पोरेट का अलायंस, हिंदुत्व एक है और कॉर्पोरेट्स है, या हिंदुत्व एक है और हमारे देश के बड़े पूंजीपति है, इन दोनों के खिलाफ संघर्ष चलाना है। वो संघर्ष में हमारे क्लास और मास स्ट्रगल्स में जब वो आगे बढ़ेगा तो उसके जरिए हम अपनी राजनीति, पार्टी का ये काम है कि उसी मासेस को हम जो लामबंद कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के संघर्ष हो या मजदूर वर्गों के संघर्ष हो या दूसरे तबकों की संघर्ष हो, पार्टी का जो की भूमिका होना चाहिए कि उनके बीच में जाके उनकी राजनीतिकरण करना, पॉलिटिसाइज करना, वो काम हम नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए। लेकिन उसको करने के लिए किस इश्यूज पर कैसे करें, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो अभी हम इस पार्टी कांग्रेस की तैयारी में हमने जो कहा, समीक्षा की रिपोर्ट हमने तैयार किया है, उसमें जो कुछ हमारी कमजोरियां हैं, इसमें वीकनेसेस है कि ग्रामीण इलाके में आज बड़े पैमाने पर जो ग्राम के गरीब है, गांव के गरीब है, जो गरीब किसान है, खेत मजदूर है और अलग अलग तरीके के जो मजदूरी करते हैं ग्रामीण इलाके में, उनके बीच में और जो ग्रामीण इलाके के जो शासक वर्ग है, वहाँ के रूलिंग क्लास है, वो वहाँ के बड़े जमींदार, भूस्वामी हो, अमीर किसान हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, जो बड़े व्यापारी हो, उनके बीच में संघर्ष जो है आज बहुत कम हो रहा है। जब तक वो नहीं हो पाता है, हमारे रूरल पुअर मासेस को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे और वही सेक्शन ग्रामीण इलाके में
आप देखेंगे कि वही आज ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़े होने जा रहे हैं। तो उनके खिलाफ संघर्ष हम नहीं कर पा रहे। और दूसरी पार्टियां जो है उनके चरित्र वो है, तो वो जातीय आधार पर या दूसरे मुद्दों को लेके अपने वहाँ जन समर्थन हासिल करके चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए एक वर्गीय दृष्टिकोण रखने वाली पार्टी के लिए ग्रामीण इलाके के जो गरीब है, मजदूर वर्ग है, शहरी इलाके के जो गरीब है, इन सब के बीच में हमारा काम कैसे बढ़ाया जा सके ताकि हमारा जन आधार बने, हमारे मास बेस बने। और जन आधार बनाने के लिए जो रोज़मर्रा के संघर्षें हैं अलग अलग जनता के हिस्सों के, उसके साथ साथ किस तरह उनके बीच में हमारे राजनीतिकरण का काम हम कर पाते हैं पार्टी की ओर से, इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो हमारे इंडिपेंडेंट पार्टी के स्वतंत्र ताकत बढ़ाने के लिए जो कुछ हमें करना है राजनीतिक तौर पर, वैचारिक स्तर पर और संगठनात्मक स्तर पर, इसके बारे में और गहराई से हम डिस्कस करके हम कुछ आगे के लिए कार्यक्रम और रास्ता तय करने के लिए जा रहे हैं। और उसमें आपको भी जब आप अपने काम के बारे में रिपोर्ट पर बहस करेंगे, ये ज़रूरी है कि ये सोचना कि अभी हम पुराने ज़माने में हम कम्युनिस्ट पार्टी के शैली से जो काम करते थे, हमारे पार्टी के मेंबर, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेतृत्वकारी जो कॉमरेड है, उनके बीच में हम जिस तरह के काम कर रहे थे, वो आज वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। और हम भी जो बुर्जुआ पार्टीज के स्टाइल है काम करने का, कि जो भी हम नारा देते हैं, कोई प्रचार अभियान के लिए हो या कोई प्रोटेस्ट के लिए हो या कोई संघर्ष के लिए, हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारे उस तरह के जो प्रोटेस्ट है या कम है, वो सिर्फ टोकन है, हमें दिखाना है कि हम कुछ किए हैं। तो धरने पर बैठेंगे या 40-50 लोग प्लेकार्ड लेके प्रोटेस्ट करेंगे और उसको फिर हम सोशल मीडिया में दिखाएंगे, और ऊपरी तौर पर हमारा कार्रवाइयाँ या प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स इस तरह के टोकन और स्टीरियोटाइप बन गए हैं। इसको, इस पूरे स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है। और ये अभी नहीं, पिछले 15 साल से हम कहते आ रहे हैं हर पार्टी कांग्रेस में कि स्थानीय मुद्दों को उठा के, वो जन समस्या हो सकता है या वर्गीय मुद्दा हो सकता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लगातार संघर्ष करना है। और उस संघर्ष से कुछ हासिल करेंगे, आंशिक हासिल भी कर सकते हैं, पार्शियल भी, तो हमारे जन आधार वहाँ बन सकता है। जनता में वो कॉन्फिडेंस होगा कि पार्टी ये हमारे मुद्दों पर, हमारे समस्याओं के लिए संघर्ष कर रही है। और लेकिन वो संघर्ष होना चाहिए कंटिन्यूस, सस्टेन स्ट्रगल, जब तक हम कुछ हासिल करेंगे। हर पार्टी कांग्रेस के पार्टी कॉन्फ्रेंस में हम जब इसका समीक्षा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत कम हो रहा है। होता है तो एक आध जगह हम इस तरह के लगातार संघर्ष करते हैं, नहीं तो हम सिर्फ ये होता है कि हमारा कुछ प्रोटेस्ट होता है, सरकारी दफ्तर के सामने मेमोरेंडम देते हैं, धरने पर बैठते हैं और वो मुद्दा छोड़ देते हैं उसके बाद। तो लगातार संघर्ष जिस तरह होना चाहिए स्थानीय सवालों पर, मुद्दों पर, वो नहीं हो पा रहा। तो ये सब बातों को हमें रिव्यू करके पार्टी के काम में, जो कोलकाता में हमारे संगठनात्मक प्लेनम में हमने कहा था कि पार्टी को जन
लाइन अख्तियार करना है। जन लाइन अख्तियार करने का मतलब है कि हर स्तर पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना है, जनता की समस्याओं को समझ के उसको कैसे उठाना चाहिए और उसके लिए क्या संघर्ष करना चाहिए, और लगातार वो संघर्ष और संपर्क जनता के साथ जिंदा रख के हमारा काम करने